जय हिंद माय डियर स्टूडेंट। जैसा कि दोस्तों क्लास 10 साइंस के स्टूडेंट एकदम ध्यान दीजिएगा, यदि आपको क्लास 10th में 90% प्लस लाने का यदि आपका सपना है और आप उसको पूरा करना चाहते हो तो आपको मॉडल पेपर सॉल्व करना बहुत जरूरी है। दोस्तों मैं आप लोग के लिए एकदम मॉडल पेपर, वायरल मॉडल पेपर लेकर के आया हूं जो आपको बोर्ड एग्जाम में सेम टू सेम क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सा मॉडल पेपर है, इसी में से ही बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में फंस जाने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, इस मॉडल पेपर को लगाने से आप सबको ये पता चलेगा कि किस हिसाब से आपके बोर्ड एग्जाम में प्रश्न देखने को मिलेंगे और किस तरीके से आप लोग अपनी तैयारी करो कि कौन सा प्रश्न कितने नंबर का आ रहा है, कौन सा कहां पे। क्योंकि दोस्तों बहुत सारे बच्चे तैयारी करते जा रहे हैं, करते उनको पता नहीं कौन सा क्वेश्चन कितने नंबर का आ रहा है, कौन सा पेपर किस लेवल का है, कौन सा कितने वर्ड में लिखना है, किसी कुछ पता नहीं है। बस वो बंदा पढ़े ही जा रहा है, पढ़े जाए, तो इसलिए समस्या वहां पे हो जाती है। इसलिए दोस्तों अभी से ही आप लोग अपने जो भी आपकी कमियां हैं उसको सुधार लीजिए, एकदम मन लगा के आप लोग जुट कर एकदम पढ़ाई करते रहिए, कहीं भी आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। दोस्तों इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10 साइंस का मॉडल पेपर, और इसमें आपको जो भी टॉपिक कवर किया गया है, फिजिक्स के कौन कौन से न्यूमेरिकल एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं, केमिस्ट्री कौन कौन से रिएक्शन क्वेश्चन कितने नंबर का कहां पे किस नंबर पे वो क्वेश्चन मिलेगा आपको, और बायोलॉजी के जो डायग्राम वाले प्रश्न है वो कौन से कितने नंबर के आते हैं, ये सारे टॉपिक इस वीडियो में पूरा कवर कर दिया गया है। यदि आप इस मॉडल पेपर को पूरा सॉल्व कर लोगे ना, उसके बाद कहीं भी आपको 1% का भी कोई दिक्कत नहीं होगा। आप एकदम इस पेपर को लगा के पूरा प्रैक्टिस कर लीजिएगा, तब आपको पता चलेगा 2026 का जो पेपर है ना किस हिसाब से आपको बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेंगे। इसलिए दोस्तों चलिए बिना टाइम को वेस्ट के वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा कि मेरे प्यारे दोस्तों ध्यान दीजिएगा, 2026 का दोस्तों जो प्रश्न है ना, ध्यान समझिए, 2026 का दोस्तों ये वायरल मॉडल पेपर आप लोग के लिए मैं लेकर के आया हूं, ताकि दोस्तों आप जब एग्जाम में बैठो ना तो इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को जरूर मिलेंगे। ठीक है, तो पूरा एकदम 100% गारंटी कि आपको 2026 में जो आप एग्जाम दोगे तो ऐसे क्वेश्चन इसमें से फिक्स है, कुछ ना कुछ क्वेश्चन आपको फंस जाएंगे। तो मैं झूठ नहीं बोलूंगा, पूरे क्वेश्चन तो फंसने वाले नहीं है, क्योंकि दोस्तों ये मॉडल पेपर है। इस पेपर को लगाने से आपको ये पता चलेगा कि किस हिसाब से पेपर बोर्ड एग्जाम में आपको देखने को मिल रहे हैं। तो पहले आप मॉडल को पकड़ के तैयारी एकदम बेहतरीन तरीके से करते चलिए, और दोस्तों ये मॉडल पेपर आप लगा लोगे ना, फिक्स है कि 2 से 4 क्वेश्चन तो इस मॉडल पेपर से आपको बोर्ड एग्जाम में आने ही वाले हैं। ठीक है, चलिए फटाफट अब सारी चीजों को देखना शुरू करते हैं। तो 3 घंटे का दोस्तों आपको समय मिलेगा। ठीक है, 3 घंटे 15 मिनट का आपको समय मिलेगा, और उसमें आपको क्या करना है, 15 मिनट के अंदर आपको पूरा पेपर पढ़ के एकदम अच्छे तरीके से पूरा क्लियर कर देना है, और फिर 3 घंटे पेपर सॉल्व करके एकदम हटा देना है। ठीक है, चलिए अब सारे टॉपिक को ध्यान समझना शुरू करते हैं। तो 70 नंबर का दोस्तों आपका ये पेपर रहेगा। ठीक है, तो ध्यान समझिएगा। तो प्रारंभ में सारी बातें आप लोग पढ़ना शुरू करिए। ठीक है, तो प्रारंभ में 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। यह प्रश्न पत्र 2 खंडों में है, अ तथा खंड ब में विभाजित है। ठीक है, अब उसके बाद क्या कर रहा है, ध्यान समझिएगा। फिर कर रहा है कि खंड अ और खंड ब 3 उपभागों मतलब 12 में और 3 में क्या है, विभाजित है। फिर का चौथा पॉइंट में क्या कर रहा है, प्रश्न पत्र के खंड अ में बहुविकल्पी प्रश्न है, यानी जो सबसे पहला पार्ट आपको मिलेगा उसमें आपको ऑब्जेक्टिव प्रश्न देखने को मिलेंगे, जिनमें से क्या करें, ध्यान समझिएगा, कहा जिनमें से सही विकल्प का चयन करें और OMR जो आपको जो उत्तर पुस्तिका मिलेगी OMR शीट, ठीक है, उसको आपको नीले या काले बॉल पेन से क्या करना है, उसको पॉइंटेस मतलब उसको नीले या काले बॉल पेन से उस गोले को आपको भरना है। जैसा कि आप लोग क्लास 9 पे आप लोग को मिला होगा, आप लोग अपने स्कूल में गोले सर्कल ऐसे भरे होंगे। ठीक है, तो कहीं भी दोस्तों आपको उसमें दिक्कत मतलब मिसप्रिंट नहीं करना है, क्योंकि दोस्तों वो कंप्यूटर से चेक होता है, तो आप लोग प्रयास करिएगा उसको आप लोग सही सही भरें। ठीक है, आपको जेल पेन का इस्तेमाल नहीं करना है, बॉल पेन का इस्तेमाल करना है, काला हो या नीला को चलेगा। ठीक है, अब देखो ध्यान से, उसके बाद क्या कर रहा है, कर रहा है कि मतलब जैसे गोलों को मतलब भरे और OMR शीट उत्तर पुस्तिका, यानी ध्यान समझिएगा, कर रहा है कि उत्तर पत्र मतलब के पश्चात काटे नहीं। मतलब जैसे बहुत लोग होते हैं ना, जैसे गोला ऐसे भर देते हैं और भर के काट के और दूसरे का गोला पेंट कर देते हैं, तो ये यहाँ पे आपको ये गलती नहीं करनी है। ठीक है, ये सारी गलती आप सुधार लीजिए। क्लास 9 में जो भी आपने गलती किया ठीक है, लेकिन बोर्ड एग्जाम आपको रिस्क लेना नहीं है, क्योंकि बोर्ड एग्जाम आपका जो टारगेट है, आपको 90% प्लस लाने का टारगेट, तो आपको ये सारी चीजें जल्दी सुधारनी पड़ेंगी। ठीक है, चलिए फटाफट सारे टॉपिक को देखना शुरू करते हैं। दोस्तों आते हैं हम लोग अपने बहुविकल्पी प्रश्न में। सबसे पहला प्रश्न दोस्तों ध्यान समझिएगा, उपखंड का दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से पूरी बात को समझिएगा। दोस्तों ऑब्जेक्टिव तो आपको 20 नंबर पूरा ऐसे ही मिल जाएगा, यदि आपकी तैयारी एकदम बेहतरीन तरीके से रहेगी तब। चलिए ध्यान से, सबसे पहला प्रश्न देखो क्या कर रहा है कि स्वस्थ आंख का जो निकट बिंदु क्या होता है, ध्यान समझिएगा। ठीक है, अगर दोस्तों कभी भी आपसे अगर निकट बिंदु पूछे, ठीक है, आंखों का अगर निकट बिंदु आपसे पूछे तो आपको हमेशा बताना है क्या सेंटीमीटर भैया, आपको हमेशा बताना है 25 सेंटीमीटर। कितना बताएंगे, 25 सेंटीमीटर बताएंगे। ठीक है, अगर कभी आपसे कोई पूछे भैया दूर बिंदु क्या होता है, ठीक है, तो आप दूर बिंदु पे क्या बताने वाले भैया, अनंत। क्या बताएंगे आप, अनंत बताएंगे। ठीक है, चलिए अब ध्यान से आगे बात को समझते हैं। अब देखो जो अगला प्रश्न क्या कर रहा है, ध्यान समझिएगा, कह रहा है एक उत्तल दर्पण है। क्या बताओ एक भैया, एक उत्तल दर्पण है। ठीक है, कह रहा है उत्तल दर्पण की जो फोकस दूरी है कितनी बताओ, 20 सेंटीमीटर है। अगर कभी भी आपको फोकस दूरी दे दिया है,
ठीक है। और आपसे क्या पूछे भैया, त्रिज्या पूछ दे। क्या पूछ दे बताओ फटाक से, त्रिज्या आपसे पूछ दे, यानी फोकस दूरी आपको दे दे और आपसे जब भी त्रिज्या पूछे तो क्या करना है, हमेशा उसका जितना दिया है उसका 2 से गुणा कर दो। क्या पूछे, जब आपसे त्रिज्या पूछेगा तो क्या करेंगे, हमेशा बताओ ध्यान से, 2 से क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे, ठीक है। अगर आपसे फोकस दूरी पूछेगा तो हमेशा क्या कर देंगे, 2 से क्या कर देंगे, भाग। क्या कर देंगे, भाग। बताओ भाग कब करेंगे आप, जब फोकस दूरी पूछेगा तब। गुणा कब करेंगे बताओ, जब आपसे त्रिज्या पूछेगा तब। इतनी बातें क्लियर हो गई। चलो अब ध्यान से पूरी बात को समझो। तो क्या पूछ रहा है बताओ, हम लोग से पूछ रहा है त्रिज्या, तो त्रिज्या में क्या करेंगे, हमेशा 2 से गुणा करेंगे। तो फोकस दूरी दिया है 20, 20 दूनी कितना हो जाएगा, 40। इतनी बातें क्लियर हो गई। यहां तक कोई समस्या किसी को नहीं है, इतनी बतिया अपने माइंड में ठोक ली। दोस्तों यहां से एक प्रश्न आना तो बोर्ड एग्जाम फिक्स है कि फोकस दूरी देकर त्रिज्या पूछेगा या तो त्रिज्या देकर के आपसे फोकस दूरी पूछ लेगा। इतनी बातें क्लियर हो गई। चलो अब अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। करा प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, ठीक है। देखो ध्यान से, प्रतिरोध का मात्रक दोस्तों सबको पता है, प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, ओम होता है। ऑप्शन नंबर 20 का सही रहेगा। चलो दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो चौथा प्रश्न देखो ध्यान से, क्या करा विद्युत धारा उत्पन्न करने वाली युक्ति क्या कहलाएगी, ध्यान समझिएगा। तो एक ऐसा चीज हो जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करेगा, ठीक है। तो वो चीज क्या है, ध्यान से बताइएगा भैया। वो चीज हमारा जनित्र है। क्या है, जनित्र, ठीक है। जनित्र क्या करता है, विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करने की एक युक्ति है। इतनी बातें क्लियर हो गई। यहां तक कोई समस्या किसी को नहीं है। चलिए पांचवा प्रश्न ध्यान से, बहुत ही इंपॉर्टेंट दोस्तों, जो हमेशा एग्जाम में आपको देखने को मिलता है। और इस मॉडल पेपर से जब आप 20 ऑब्जेक्टिव कर लोगे ना फिक्स, इसमें से 10 ऑब्जेक्टिव आपके एग्जाम में फिक्स देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो क्या करा, ध्यान समझिएगा। करा एक प्रोटॉन पर विद्युत आवेश की मात्रा होती है। तो जब भी आपसे आवेश पूछे तो आपके माइंड में सेट कर लेना है 10⁻−19 कूलम्बों वाला आंसर आपको पता करना है, ठीक है। इतनी बातें क्लियर हो गई। अब चेक करो, अगर प्रोटॉन पूछेगा तो आप प्लस को पकड़िएगा, इलेक्ट्रॉन पूछेगा तो माइनस पकड़ना है। तो प्लस वाला पकड़ लेंगे भैया। देखो ध्यान से, क्या ध्यान समझिएगा। तो ये देख रहे हो ना, तो देखो, तो ऑप्शन नंबर 4 जो डी दिया है, क्या लिखा है बताओ, प्लस में 1.6 गुणा 10⁻−19 कूलम। ये वाला आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों छठवां प्रश्न क्या कर रहा है, ध्यान समझिएगा। कर रहा है यदि फाई चुंबकीय फ्लक्स है, ठीक, फाई बताओ क्या चुंबकीय फ्लक्स है, और बी क्या है चुंबकीय क्षेत्र की बताओ क्या है बाबू, तीव्रता है, ठीक है। फिर क्या कर रहा है, यदि ए अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है तो इनके बीच संबंध क्या है, संबंध आपको बताना है। तो हम लोग जानते हैं फाई बराबर होता है बी इंटू में ए। क्या होगा बताओ, बी इंटू में होता है, ठीक है। तो हमको क्या निकालना है, बी बराबर निकालना है। तो ये जो ए गुणा है इधर क्या होगा, भाग हो जाएगा। तो फाई अपान ए हो जाएगा और बराबर में क्या हो जाएगा, बी। बताओ क्या हो जाएगा, बराबर बी। इतनी बातें क्लियर हो गई। यानी ये जो ए गुणा में था इधर क्या हो गया, भाग में, इधर खाली बी बचेगा। तो बी बराबर क्या होगा, 5/a। तो दोस्तों बताओ कौन सा आंसर सही होगा, तो ऑप्शन नंबर ए क्या है, 5/a हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा। सतह पर देखो क्या करा है उत्तल दर्पण से बनने वाला प्रतिबिंब क्या था, अपने मंडिया में खोपड़िया में होती है, ठोक लो। जब कभी भी उत्तल दर्पण की बात करेगा तो फिक्स भैया वो आभासी बनेगा। और आभासी का मतलब वो क्या होता है बताओ फटाक से, तो आंसर ठोक के मारो फटाक से। आभासी का मतलब ही होता है भैया सीधा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। देखो ध्यान से, अब दोस्तों यहां से आपका शुरू होगा खंड ब। यहां से क्या होगा, खंड ब शुरू होगा। यानी अभी तक आपने फिजिक्स से सारे क्वेश्चन कर लिए और सभी एक एक नंबर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं, ठीक है। चलो देखो ध्यान से क्या पूछ रहा है केमिस्ट्री में। कर भैया शुद्ध जल का जो पीएच मान क्या है वो बताइए। इसमें फिजिक्स भी रहेगा, केमिस्ट्री बायोलॉजी तीनों रहेंगे, ठीक है। तो कुछ क्वेश्चन फिजिक्स के, कुछ केमिस्ट्री के, तो कुछ बायोलॉजी के। अब देखो ध्यान से क्या पूछ रहा है, शुद्ध जल का पीएच मान बताओ। सभी बच्चों को मैं पढ़ा चुका हूं, फटाक से क्या होता है। तो आप कहेंगे भैया इसका पीएच मान 7, दही का लटक देंगे। कोई समस्या किसी को इसमें है, ऐसे दोस्तों क्वेश्चन आगे धुआं गर्दा गर्दा उड़ा दीजिएगा एग्जाम में, ठीक है। चलो ध्यान से अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों देखो क्या है, प्रोपेनल, मैंने लिखा प्रोपेनल होगा। तो प्रोपेनल का क्रियात्मक समूह क्या, ध्यान समझिएगा, सुनो। अगर कभी ऑल कहे, बताओ क्या कहे, प्रोपेनॉल। अगर कभी भी जब आल आए, आल आएगा तो भैया हम लगाएंगे OH। क्या लगाएंगे, OH कहेंगे, ठीक है। अगर अल आ जाए, क्या आ जाए बताओ, अल आ जाए। जब अल आएगा तो लगाएंगे CHO। क्या लगाएंगे, CHO। CHO का मतलब अल होगा और OH का मतलब ऑल होगा। इतनी बातें क्लियर हो गई। तो हमको पता क्या करना है भैया, प्रोपेनल। क्या पता करना है, प्रोपेनल। तो नल बोलने पे अल आ रहा है, अल का मतलब भैया CHO। आपका ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। चलो देखो ध्यान समझिएगा। करा एक निम्नलिखित में से कौन सी धातु संक्षारण ताप पर, क्या साधारण समस्या वही। करा कौन सी धातु साधारण ताप पर जल से अभिक्रिया करती है। यानी कहने का मतलब है भैया, करा ऐसी कौन सी धातु है जो साधारण ताप पर जल से अभिक्रिया करती है, ठीक है। बताओ अच्छा वो जल से अभिक्रिया करेगी कौन पर, फटाक से। तो अगर आप लोग सुने होंगे तो सोडियम को जैसे पानी डालेंगे तुरंत क्या होगा, ब्लास्ट हो जाता है। आपको सारी बातें पता है, ठीक है, क्योंकि आप लोग अच्छे ढंग से पढ़ चुके हैं। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, सोडियम। यहां तक सारी बातें क्लियर हो गई।
चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ध्यान समझिए क्या आ रहा है कि वह प्रक्रिया, क्या कर रहा है ध्यान समझिएगा, कर रहा है वह प्रक्रिया जिसके कारण चांदी के ऊपर काली परत जम जाती है और तांबे के ऊपर हरी परत जम जाती है। बताओ जब चांदी के ऊपर काली परत जमेगी और तांबे के ऊपर जब हरी परत जमेगी, फिक्स है भैया उस संक्षारण का ही उदाहरण है, क्योंकि उसमें जंग लग रहा है। ठीक है, तो किसका उदाहरण है, संक्षारण का। तो ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों अगला प्रश्न क्या कर रहा है सल्फर डाइऑक्साइड। बताओ अच्छा सल्फर डाइऑक्साइड यानी SO2 की बात हो रही है। तो हम जब आपको चैप्टर नंबर 2 पढ़ाए थे अम्ल, क्षार और लवण, उसमें मैंने आपको एक बात सिखाया था, जब कभी भी O2 आ जाए, ठीक है, तो बताओ यहाँ पे O2 आ गया, यानी कहने का मतलब भैया ये कौन सा है, आपको बताया था CO2 हो गया, O2 हो गया, सब अम्ली है। कैसे हैं, अम्ली है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए क्या करेक्ट हो जाएगा, बताओ कौन सा हो जाएगा भैया, ऑप्शन नंबर ए हमारा हो जाएगा अम्ली। यहाँ तक सारी बातें क्लियर हो गई। बताओ किसी कहीं भी कोई डाउट तो नहीं है ना, सारी बातें ध्यान समझते चलेगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ध्यान देखो 13वां प्रश्न क्या कर रहा है, निम्न में से कौन सी धातु अम्ल से हाइड्रोजन विस्थापित करती है। यानी कहने का मतलब ऐसी कौन सी, इस चारों ऑप्शन में से ऐसी कौन सी धातु हम लें जब हम उसको अम्ल से रिएक्शन कराएंगे तो वो हाइड्रोजन गैस उगुल देगी, यानी कहने का मतलब हाइड्रोजन गैस ढकेल के फेंक देगी बाहर। ठीक है, तो उसकी बात हो रही है। तो हम लेते हैं दोस्तों यहाँ पे Zn हो गया और प्लस में ले लेते हैं हम लोग H2SO4। क्या ले लेते हैं, H2SO4 हो गया। तो H2SO4 हमारा क्या हो गया, अम्ल हो गया, और Zn हमारा क्या हो गया, जिंक हो गया। जाके Zn वहां चिपक जाएगा किससे, SO4 से, तो क्या बन जाएगा हमारा भैया, बनेगा ZnSO4 बनेगा। ठीक है, अब बताओ क्या उगुल देगा, फटाक से उगुल देगा H2 को, यानी बगलिया में बच जाएगा हमारा H2। इतनी बातें क्लियर हो गई। यानी कहने का मतलब हाइड्रोजन गैस विस्थापित किया कौन भैया, जिंक। कौन विस्थापित किया, यानी यहाँ पे Zn वाला जो ऑप्शन हो गया करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर अब हम लोग बढ़ते हैं। दोस्तों यहाँ की ओर चलेंगे तो खंड ग में हमें सिखा रहा है जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न है वो बायोलॉजी के बचे हुए हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग अगली बात ध्यान समझना शुरू करते हैं। 14 पर देखो क्या कर रहा है, पादपों में जाइलम उत्तरदायी है। तो ये बतिया अपने खोपड़िया में सेट कर लो, ऐसा प्रश्न तो फिक्स है कि आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा 2026 बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, ध्यान समझो, जाइलम की बात कर रहा है। बताओ जब आपसे कहे जाइलम, क्या कहे, जाइलम की बात करें, ठीक है, और इसी के एक भाई होता है फ्लोएम। क्या होता है, फ्लोएम होता है। ठीक है, तो ध्यान से बात समझिएगा, जब कभी आपसे जाइलम की बात करें, ज से क्या होगा बताओ, जल, ज से क्या होगा, जल होगा। ठीक है, और फ्लोएम की बात करें तो यप से क्या होता है, फूड, यप से क्या होगा, फूड, और फूड का मतलब होता है भोजन, फूड का मतलब क्या होगा, भोजन होगा। तो बताओ जाइलम की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है बताओ फटाक से, तो जाइलम की बात कर रहा है। जाइलम में क्या आ गया, ज आ गया, तो ज से क्या होगा, जल। ऑप्शन हमको तो जल लौक रहा है, कहाँ लौक गया, तो ऑप्शन नंबर ए जल का वहन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगर फ्लोएम की बात करेगा तो फूड यानी भोजन आप देके मार देंगे। ठीक है, तो हमें बात किया जाइलम पे, तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखो ध्यान से क्या कर रहा है बताओ, गर्म जल प्राप्त करने के लिए क्या करना है, सुनाने से, यानी आपको गर्म पानी लेना है। ठीक, गर्म पानी आपको प्राप्त करना होगा, तो आप कैसे प्राप्त करेंगे उसकी बातें कर रहा है। ठीक है, यानी गर्म पानी, हम पानी बोलेंगे, गर्म पानी प्राप्त करने के लिए हम सौर जल, यानी सूर्य का जो प्रकाश आएगा उससे सौर जल तापक, यानी सूर्य के प्रकाश की बात हो रही है। ठीक है, सौर जल तापक का उपयोग किस दिन नहीं करते हैं, यानी अगर हमको गर्म जल प्राप्त करने के लिए हम सौर जल तापक का उपयोग किस दिन नहीं करते। मतलब आपको गर्म जल प्राप्त करना तो आप कब कब प्राप्त करेंगे बताओ, धूप वाले दिन आप गर्म जल को प्राप्त कर लेंगे कि नहीं प्राप्त कर लेंगे। आप बाल्टी में पानी रखिए और धूप बहुत तेज, पानी क्या गर्म हो जाएगा। ठीक है, दूसरा ऑप्शन देखो ध्यान से, अब इसको देख लेते हैं, कह रहा है बादलों वाले दिन। अच्छा बताओ जिस दिन बदरी रहेगा उस दिन धूप निकलेगा, धूप नहीं निकलेगा। जब धूप नहीं रहेगा तो पनिया गर्म कहाँ से होगा। ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, क्योंकि पूछा है किस दिन नहीं करेंगे, तो बदरी वाले दिन कहाँ गर्म करेंगे, नहीं कर पाएंगे ना, तो वही बात है, ऑप्शन भी आपका करेक्ट है। चलिए अगला आप समझ लेते हैं, कह रहा गर्म दिन, तो गर्म दिन तो भैया उपनिया गर्म रहबे करेगा। ठीक है, चलो चौथा ऑप्शन क्या कर रहा था कि पवनो यु यानी पवन यानी वायु वाले दिन, जब हवा चलती है तो क्या हल्की फुल्की धूप नहीं होती है, धूप तो होती है, क्या ऐसे थोड़ी नहीं कि हवा चलेगी धूप गायब हो जाएगा। तो हवा जब चलेगी धूप भी तो रहेगा, धूप रहेगा तो पानी गर्म होगा, धूप वाले दिन भी पानी गर्म होगा, गर्म दिन रहेगा तब पानी गर्म होगा। लेकिन जब बदरी पकड़ लेगा भैया, जब बदरिया पकड़ लेगा तब घमुआ होगा नहीं, और घमुआ जब होगा नहीं तो पनिया गर्म कहाँ से होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर भी आपका करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों ये प्रश्न एग्जाम में आ सकता है, तो इसको क्योंकि 2-3 बार दोस्तों एग्जाम में ये पूछा जा चुका है। ठीक है, चलिए क्योंकि रिपीटेड क्वेश्चन है। अब ध्यान समझिएगा, 16 पर देखो क्या कर रहा है कि जो ये मस्तिष्क है ना, ठीक है, तो कर रहा है जो ये मस्तिष्क भैया आपका ये उत्तरदायी है। तो बताइए फटाक से, तो मस्तिष्क जो है भैया उत्तरदायी किसके लिए,
यानी मस्तिष्क किस चीज़ का भैया काम करता है? सोचने के लिए। ठीक है भैया, सोचने के लिए क्या खोपड़ी का इस्तेमाल नहीं करते हैं? क्या करते हैं? हम लड़कों की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो सोचने के लिए भैया अपने खोपड़ी का इस्तेमाल करना पड़ेगा, क्योंकि आप लोगों के पास ब्रेन है, ठीक है। बाकी जिसके पास नहीं उसकी बात नहीं कर रहे हैं। अब हृदय संपादन करने के लिए, यानी जो रक्त यानी हार्ट जो आपका है, ठीक है, जो वो पंप करता है, यानी हृदय का जो ब्लड पंप करता है, तो क्या उसमें ब्रेन का योगदान नहीं भाई? ब्रेन का योगदान तो है ही। तीसरी बात क्या करा है? शरीर को संतुलन बनाए रखने के लिए। बताओ, शरीर आपका जो संतुलित है तो ब्रेन के अकॉर्डिंग ही तो है। अभी आप दारू पी लेंगे, आपका दिमाग नहीं काम करेगा, तो आपको जिधर में उधर ही लौट जाएंगे, ठीक है। लेकिन जब आपको सोचने के लिए, हृदय के संपन्न के लिए, शरीर को संतुलन बनाए रखने के लिए आपका ब्रेन हमेशा काम करता है। तो यानी इनमें से दोस्तों कभी भी अगर आपको अगर ऐसा ऑप्शन आपको दिखाई दे, ट्रिक बताता हूं आपको, कभी अगर क्लास 10 में आपको ऐसा ऑप्शन दिखाई दे जिनमें कभो लिख दे इनमें से सभी, समझ लो भैया अखियां मूंद के वही ऑप्शन वहां सही रहता है, ठीक है। 90% चांस है कि वही ऑप्शन ही सही होने वाला है, जैसा कि इसमें सही हो गया। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कुछ स्मार्ट वर्क करके पढ़ाई करना है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यानी एक दिन भर पढ़ते जाओ, कुछ तरीका अपने से निकालिए पढ़ने का, ठीक है। अब देखो ध्यान से क्या करा है कि निम्न में से कौन सा एक मानव मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है, ठीक है। तो बताओ ध्यान से, तो निम्न में से कौन सा एक मानव मतलब करा कि मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है? तो अंडाशय तो है, गर्भाशय भी है, ठीक है। तो डिम्बवाहिनी भी है, बस शुक्रवाहिनी कौन सा बताओ नहीं है? शुक्रवाहिनी। ये आपका क्या हुआ? नहीं होगा। तो उम्मीद करते हैं आपको यहाँ तक सारी बातें क्लियर हो गई होंगी। तो चलिए दोस्तों 18वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है कि यकृत स्रावित करता है, यानी यकृत क्या स्रावित करता है उसकी बात समझ लेते हैं। कह रहा है लार, भैया लार तो मुंह में पाया जाएगा, किडनी में तो पाया नहीं जाएगा, ठीक है। तो यकृत लार, तो यही लार तो स्रावित नहीं का ऑप्शन गलत हो जाएगा। कह रहा है जठर रस, जठर रस तो भैया तो अमाशय किस लिए, ये भी खत्म हो जाएगा। अग्नाशय ये भी नहीं है भैया, पित्त रस ही आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले, क्योंकि आपको चैप्टर 1 में अच्छे ढंग से पढ़ा चुका हूँ, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है लसिका में नहीं पाए जाते हैं। लसिका ध्यान से समझिएगा, लसिका की रह गया, लसिका एक द्रव होता है, ठीक है। तो कह रहा है लसिका में नहीं पाया जाता है, ठीक है। तो लसिका जो होता है भैया वो व्हाइट कलर, किस रंग का होगा बताओ? व्हाइट होगा। तो उसमें WBC तो होता है, ठीक है, WBC तो होगा, लेकिन उसमें रेड BC नहीं, यानी RBC नहीं होता उसमें, रेड ब्लड सेल्स उसमें नहीं होता है। तो RBC उसमें नहीं होगा, WBC तो होता है, ठीक है। तो कौन सी चीज नहीं होगा? लाल रक्त नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर 1 क्या होगा आपका? करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है कि मानव में भ्रूण का पोषण मिलता है, यानी जो मानव होता है तो उसके जो भ्रूण, यानी जब उसके गर्भ में जब बच्चा रहता है तो उसका पोषण उसको कहाँ से मिलता है? अंडाशय से मिलता है। पहला ऑप्शन बताओ क्या दिखा है? अंडाशय। भैया नहीं, गलत बात है, अंडाशय तो उसको भोजन मिलेगा नहीं। दूसरी बात करा है, बताओ अच्छा वृक्क से, बताओ किडनियां भोजन में कराएगी? नहीं भैया, ये भी नहीं कराएगी, ये भी ऑप्शन गलत है। चलो ध्यान समझो। उसके बाद क्या करा? फैलोपियन ट्यूब से नहीं भैया, ये तो एकदम नहीं कराएगा, ठीक है। फैलोपियन ट्यूब से भी नहीं होगा। अब देखो एक ऑप्शन बचा है प्लेसेंटा। देखो प्लेसेंटा जो है ना, ये क्या करता है ध्यान समझिएगा, यानी कि हमारे मतलब जो माँ के जब गर्भ में जब बच्चा रहेगा तो माँ के शरीर से जितना भी पोषक तत्व है जो मिलेगा वो खींच के लेके आके धई के अपने बच्चे, मतलब जो उसके अंदर जो भ्रूण रहेगा, जो बच्चा रहेगा, उसको ला के फटाफट देगा, ताकि वो खा पी एकदम संतुष्ट होता है, एकदम तंदुरुस्त हो जाए, ठीक है। और जो भी शरीर का जो ऑक्सीजन होता है वो ला के उस बच्चे के पास पहुंचाता है। कौन पहुंचाता है भैया? प्लेसेंटा। कौन पहुंचाएगा? प्लेसेंटा, जो बच्चे से ना जुड़ा होता है, कनेक्ट रहता है। मतलब आपको जब बायोलॉजी पढ़ाएंगे तो उसमें आपको फिगर से पूरा समझाएंगे कहाँ से कैसे कैसे चीजें होती हैं। अभी आपको एनालिसिस करा रहे हैं पेपर का, तो भैया पेपर देखते हुए चलो, इसमें डीप से नहीं बताएंगे, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है कि अब देखो ध्यान से, यहां से दोस्तों अभी तक आप लोगों ने क्या काम किया? अभी तक आप लोगों ने केवल OMR सीट का खाली काम किया है, जो 20 नंबर का आपको भैया होने वाला है, ठीक है। अब आपको जो दोस्तों क्या लिखा गया जी? OMR रहेगा, ठीक है। OMR सीट का आप लोगों ने अभी तक काम किया है। अब दोस्तों ध्यान समझिएगा, आपको 50 नंबर का आपको लिखने का काम करना है। अभी दोस्तों ध्यान समझिएगा, अभी तक आपने गोलियां लिया है चार्ज, ठीक है, लेकिन अब क्या, जो आपको जो 50 नंबर है वो 50 नंबर पे आपको बोर्ड एग्जाम में लिख करके एकदम पूरा 50 का 50 आपको मुट्ठी में करके दिखाना है, ठीक है। चलिए ध्यान से फटाफट समझाते हैं इसमें कौन सा प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में आ सकता है। देखो ध्यान से, तो खंड ब जो है दोस्तों ध्यान समझिएगा, उसमें आपको लिखित प्रश्न करना है, तो ध्यान समझना क्या क्या बातें हैं, ठीक है। तो उपखंड क किसकी बात करते हैं? उपखंड क की बात करते हैं। इसमें क्या कर रहा है ध्यान समझिएगा। तो कह रहा है भैया कि स्वच्छ किरण आरेख द्वारा एक अवतल दर्पण के सामने स्थित वस्तु का प्रतिबिंब निर्माण कीजिए, ताकि जब वस्तु की स्थिति, सबसे पहली स्थिति क्या है बताओ? दर्पण की वक्रता केंद्र पर हो, ठीक है। दूसरी स्थिति क्या है बताओ भैया? दर्पण के ध्रुव फोकस के बीच हो। तो ये सारी कंडीशन मैं आपको पढ़ा चुका हूं, तो आपको पूरा के 6 का 6 कंडीशन पता है। अवतल दर्पण का कि वस्तु कहाँ पे रखते हैं, उसका इमेज कैसा बनता है, सारी बातें आपको पढ़ाई जा चुकी है। यदि आप चाहते हैं कि आपको इस सारे क्वेश्चन को सॉल्यूशन मिल जाए और इसका PDF मिल जाए, तो आप कहेंगे तो मैं आपको इसका PDF भी दे दूंगा, कोई दिक्कत इसमें होने वाली नहीं है। चलिए ध्यान से अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखो ध्यान से, अगला प्रश्न क्या कर रहा है? कर रहा है भैया कि जो लेंस है ना,
ध्यान समझिएगा। लेंस के प्रथम फोकस क्या करें, ध्यान समझिएगा, सुनो। लेंस के प्रथम फोकस और द्वितीय फोकस की परिभाषा कीजिए। बताओ आपको पढ़ाएगा नहीं पढ़ाएगा, पढ़ाएगा सब चीजें। जो लेंस का जो प्रथम फोकस उसकी परिभाषा लिखनी है और लेंस का द्वितीय फोकस उसकी परिभाषा लिखनी है। और जब कभी आप इसका डिफिनेशन लिखिएगा तो आपको इसका डायग्राम बनाना, मतलब डायग्राम बनाना बहुत ज्यादा क्या है, जरूरी है। इतनी बातें क्लियर हो गई। चलो ध्यान उसके आगे क्या कर, ध्यान समझो। फिर कह रहा है भैया कि एक वस्तु का जो उत्तल लेंस है, क्या बताओ ध्यान से, क्या कर रहा है, एक वस्तु का जो भैया उत्तल लेंस है, ठीक है, प्रकाशिक केंद्र से लेंस के फोकस दूरी की दोगुनी पर रखी है। इसके प्रतिबिंब निर्माण को किरण आरेख द्वारा क्या कर दर्शाइए। यानी कि जब क्या कर रहा है भैया, एक लेंस है, ठीक है, तो प्रकाशिक केंद्र से फोकस दूरी की दोगुनी दूरी पर रखी गई है। दूरी कितनी, दोगुनी है, ठीक है। तो किरण आरेख द्वारा आपको ये सारी बातें बतानी है। तो बहुत सिंपल सा प्रश्न कहेंगे तो आपको इसका सोल्यूशन मैं करा दूंगा, ठीक है। चलिए अभी अब अगले प्रश्न, अभी आपको केवल क्वेश्चन बताता हूँ कि कौन सा कितने नंबर का प्रश्न आ सकता है, ठीक है। ध्यान देखो, बताओ ये दोस्तों कितने नंबर का प्रश्न है, ये 4 नंबर का प्रश्न है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। करा कि घरों के वायरिंग के परिपथ में क्या करा, बताओ, घरों के वायरिंग के परिपथ में फ्यूज का क्या महत्व है। तो आप लोग के घर में फ्यूज लगता होगा। जब मैं आपको चैप्टर पढ़ाया था विद्युत, उसमें आपको सारी बातें बताया हूं, फ्यूज का यूज क्यों करते हैं, फ्यूज कहाँ लगाते हैं, और फ्यूज के बारे में पूरा डिटेल से आपको समझाया, फ्यूज कैसे बनता है, फ्यूज कितने टाइप के होते हैं, ठीक है। तो अब ध्यान समझो, फिर उसके बाद क्या कर रहा है कि घरों के वायरिंग के परिपथ में फ्यूज का क्या महत्व है, और कह रहा है भैया आवश्यक परिपथ, मतलब कि आवश्यक परिपथ आरेख बनाकर क्या करिए, उसको समझाइए कि फ्यूज क्या है, ठीक है। यानी फ्यूज का आरेख बना के आपको एकदम बेहतरीन तरीके से समझाना है। दोस्तों ये कितने नंबर का प्रश्न है, ये 4 नंबर का प्रश्न है दोस्तों। तो सोच सकते हैं कितना इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन ये आपके एग्जाम की दृष्टि से हो सकता है, ठीक है। अगर आपको ये चीज नहीं आ रही है, आपको ये सब समझ में नहीं आ रही है, और आपके पास अगर आपको न्यूमेरिकल आ रहा है, ठीक है, तब आप इसको कर सकते हो। आपको इसके जगह आपको ये करके दिखाना है। कौन सी चीज है भैया, ध्यान समझिएगा। कह रहा है कि 1500 वाट शक्ति वाले एक विद्युत हीटर को, ठीक है, 250 वोल्ट मेन से जोड़ा जाता है। तो ज्ञात कीजिए, सबसे पहला पॉइंट ज्ञात करना है हीटर में जो भैया प्रवाहित धारा ज्ञात करनी है। दूसरा पॉइंट है हीटर के तार का प्रतिरोध ज्ञात करना है। बहुत ही सिंपल सा न्यूमेरिकल है, फटाफट दोस्तों कर लेंगे आप समय। आप लोग पूरा भरोसा नहीं कर पाएंगे तो आप लोग कहिएगा, मैं इस टॉपिक वीडियो बना दूंगा, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखो ध्यान से क्या कर रहा है, चौथा प्रश्न देखो क्या कर रहा है। कर रहा है कि किसी अंतरिक्ष पे, बताओ ध्यान से क्या कर रहा है, किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश नीला क्यों प्रतीत होता है, यानी आकाश काला क्यों दिखाई, देखो नीला निकल गया, ठीक है। क्या कर रहा है, किसी जो अंतरिक्ष यात्री होते हैं भैया, उसको आकाश काला कहाँ दिखाई देता है। अब बताओ, अच्छा ध्यान से बताओ, तो आकाश काला क्यों दिखाई देगा, क्योंकि वहां पे भैया अब जो मतलब जैसे वहां पर प्रकाश का प्रकीर्णन होगा ही नहीं। जब प्रकीर्णन ही नहीं रहेगा तो आसमान काला तो दिखेगा ही ना। बताओ यहाँ का आसमान कैसा दिखाई, नीला दिखाई देता है, क्योंकि यहाँ पे जैसे प्रकाश आता है नीला रंग पूरा फैल जाता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ वायुमंडल है। तो भैया अंतरिक्ष में कहाँ वायुमंडल है, जब वायुमंडल ही नहीं रहेगा तो प्रकाश फैलेगा कहाँ से। इतनी बातें क्लियर हो गई, इसलिए हमें अंतरिक्ष काला दिखाई देता है। इस पर पूरा ज्यादा कुछ टॉपिक इस पर है नहीं। चलो अगला ध्यान समझिएगा। कह रहा है कि 4 मीटर फोकस दूरी वाले अवतल लेंस की क्षमता ज्ञात करो। तो आप सब लोग को याद होता है पी बराबर क्या होता है भैया, अगर मीटर देगा तो 1/f, सेंटीमीटर देगा तो 100/f। सबको पता है कि नहीं पता है सारी बातें, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों यहाँ तक अभी तक आपका पूरा टॉपिक क्लियर। अगर आपको दोस्तों ये प्रश्न नहीं आ रहा है, दोनों आप नहीं कर पा रहे हो, तो देखो ध्यान से अथवा करके दे देगा आपको करने के लिए। ओम का नियम क्या है ये लिखिए। वैद्युत परिपथ की सहायता से नियम का सत्यापन कीजिए। तो 6 नंबर आपको ऐसे मिल जाएगा, ठीक है। यदि आपको वो पहला क्वेश्चन नहीं आ रहा है, चौथे का आपको क ख नहीं आ रहा है, तो आप उसके जगह आप अथवा करके ओम का नियम लिख सकते हो और इसका प्रूफ कर सकते हो कि मतलब ओम का नियम का जो फार्मूला होता है V बराबर IR, क्या होता है V बराबर IR जो होता है उसको प्रूफ करके आप बता सकते हो कहाँ से आया, ठीक है। चलिए तो उम्मीद करते हैं आपके यहाँ सारी बातें क्लियर हो गई होंगी। चलिए अब जोड़ते हैं कितने नंबर का ऊपर का प्रश्न हुआ, तो ध्यान से देखिएगा, ठीक है। तो देखो अभी हम लोग इस टॉपिक पे आते हैं। देखो 2 नंबर यहाँ से हो गए, 2 2 4 नंबर इधर हो गया आपका, ठीक है। देखो 2 2 4 नंबर इधर हो गया, 4 4 कितना हो गया 8 हो गया, 8 4 कितना हो गया 12 हो गया, ठीक है। 12 नंबर इधर फरिया गया, अब आओ नीचे, ठीक। 12 6 कितना हो बताओ, ठीक। 12 6 कितना होगा 18 हो जाएगा। अब देखो और नीचे आते हैं, 18 इधर हो गया, 18 8 से 14, 18 6 कितना हो जाएगा बताओ, 24 नंबर का दोस्तों आपको ये प्रश्न देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो 24 नंबर दोस्तों आपको फिजिक्स में प्रश्न देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं केमिस्ट्री की तरफ। तो 24 नंबर आपको अपना खोपड़िया क्लियर होगा केमिस्ट्री फिजिक्स का, कोई समस्या तो किसी को नहीं है। चलो अब आगे अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अब देखो ध्यान से यहाँ से आपका शुरू होता है खंड ख, क्या शुरू होगा, खंड ख शुरू होगा। अब देखो इस खंड ख में दोस्तों सबसे पहले टॉपिक क्या है उसको ध्यान से समझना शुरू करते हैं, ठीक है।
देखो ध्यान से, तो क्या कर रहा है, कह रहा है भैया फार्मल्डिहाइड जो है ना, ध्यान समझेगा, फार्मल्डिहाइड और एसिटिक अम्ल का आईयूपीएसी नाम रासायनिक सूत्र सहित लिखिए। यानी कुछ नहीं करना है, बस फार्मल्डिहाइड का क्या करना है, आईयूपीएसी नेम लिखना है, और एसिटिक यानी जो सिरका अचार आपको पता ही होगा उसका आईयूपीएसी नाम लिख के फार्मल्डिहाइड को छोड़ दो, एक नंबर दोनों मिल जाएगा। 2 क्वेश्चन है, 2 नंबर मिलेंगे। 1 नंबर दोस्तों आपको मिलेगा फार्मल्डिहाइड वाले पे, और दोस्तों 1 नंबर आपको मिलेगा एसिटिक अम्ल वाले पे। ठीक है, ठीक है दोस्तों, 1 नंबर आपको मिलेगा फार्मल्डिहाइड वाले पे, और 1 नंबर दोस्तों आपको मिलेगा एसिटिक अम्ल वाले पे। CSA जो भी होता है उसका आईयूपीएसी नेम लिखना है आपको, और उसका फार्मूला भी आपको लिख करके काम करना है। ठीक है, अब चलो दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो कह रहा है क्या होता है जब, बताओ क्या कह रहा है, क्या होता है जब केवल संतुलित रासायनिक समीकरण, यानी आपको बस केवल रासायनिक समीकरण लिख करके छोड़ देना है। कह रहा है प्लास्टर ऑफ पेरिस को गर्म किया जाता है। तो जब आप प्लास्टर ऑफ पेरिस को जब गर्म करोगे तो क्या जो समीकरण बनेगा बस वही आपको बता के छोड़ देना है। अब अगर आप पढ़े होगे प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने की वजह आपको पता होगा। ठीक है, अब देखो ध्यान से, फिर से क्या कर रहा है, खाने के सोडे को गर्म किया जाता है। यानी जो खाने का सोडा, जो बेकिंग सोडा है, यदि आप उसको गर्म करोगे तो कौन सा रिएक्शन बने होके क्या बनेगा, बस समीकरण लेके आपको छोड़ दीजिए, उसको बैलेंस करके छोड़ना है। इतनी बातें क्लियर हो गई। अब देखो चैप्टर 3 से प्रश्न क्या आया है कि खनिज और अयस्क की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। बताओ, सबको पता है कि नहीं खनिज अयस्क क्या होता है, सभी बच्चों को एकदम बेहतर तरीके से पता होगा कि आप लोग इंटेलिजेंट बच्चे तो हो ही। ठीक है, तो खनिज और अयस्क की परिभाषा आपको देने का नहीं पता है तो आप जाके इस वीडियो को जरूर देखिएगा। चैप्टर नंबर 3 का 1 शॉर्ट वीडियो है, जाके पूरा चैप्टर खत्म कर दीजिए। ठीक है, अब चलो अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखो सामना प्रश्न क्या कर रहा है, कह रहा है कि निम्नलिखित पर टिप्पणी करना है भैया। संतृप्त और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होता है। ठीक है, सजातीय श्रेणी किसे कहते हैं उसके बारे में बताना है। साबुन और अपमार्जक में निर्मल मतलब कि निर्मलन अभिक्रिया जो उसको बताना है। ठीक है, साबुन और अपमार्जक की जो क्रिया विधि होती है कि साबुन कैसे बनता है, अपमार्जक कैसे बनता है, उसकी पूरी अभिक्रिया विधि आपको बतानी है। इतनी बातें क्लियर हो गई। यदि आपको वो नहीं आ रहा है साबुन अपमार्जक वाला, तब आप उसके जगह क्या करेंगे। जैसे आपको छठा प्रश्न मान लो नहीं आ रहा है, ठीक है, मान लेते हैं आपको ये छठवां प्रश्न है, ये आपको नहीं आया। ठीक है, तो आपको उसके जगह अथवा करके दिया है कि एथेनोइक अम्ल, जो ध्यान समझिएगा, एथेनोइक अम्ल की निम्नलिखित अभिक्रियाएं लिखिए। ठीक है, सबसे पहले आपको बताना पड़ेगा भैया उसके बारे में, ध्यान समझिएगा। ठीक है, सबसे पहले आपको बताना होगा स्टेरीकरण के बारे में। ठीक है, स्टेरीकरण किसे कहते हैं, तो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट, तो हमेशा हर पेपर में आपको स्टेरीकरण देखने को मिलेगा ही, चाहे कुछ भी हो जाए। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको नोट कर लीजिएगा कॉपी में। और इस पेपर को सॉल्व करने के बाद ना जितने क्वेश्चन सब एक कॉपी पर नोट कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम फिक्स है कि देखने को जरूर से जरूर मिलेंगे। ठीक है, अब चलिए अगले प्रश्न को देखो, करा कि NaOH के साथ अभिक्रिया कराइए। ठीक है, अब करा है NH मतलब NaHCO3 के साथ अभिक्रिया कराओ। फिर कह रहा है कि भैया Na2CO3 के साथ अभिक्रिया। यानी कहने का मतलब है कि इन सब के साथ आपको इथेनोइक अम्ल की अभिक्रिया करानी है, और जो रिएक्शन बनेगा उसको लिख करके छोड़ देना है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों फटाफट काउंट कर लेते, केमिस्ट्री से कितने नंबर का प्रश्न आया देखने के लिए। ठीक है, चलो ध्यान समझिएगा। तो फिजिक्स से 24 नंबर का आया था, केमिस्ट्री देखते कितने नंबर का प्रश्न आया, ध्यान समझिएगा। तो 2 नंबर आपको यहाँ मिलेगा, समझते चलेगा। ठीक है, 2 नंबर यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा, 2 नंबर यहाँ देखने को मिल, 2 2 4 नंबर, 4 6 10 10 मतलब कि 2 2 4 4 8 8 6 कितना हो गया, 14 नंबर। यानी 14 नंबर दोस्तों आपको केमिस्ट्री से देखने को मिल गया है, 24 नंबर दोस्तों आपको फिजिक्स से देखने को मिल गया है। चलिए बात करते हैं बायोलॉजी से कितने नंबर का प्रश्न आपको देखने को मिल रहा है। ठीक है, चलो ध्यान से फटाफट अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखो ध्यान से दोस्तों, जो ये उपखंड है ना, उपखंड ग दोस्तों ध्यान समझिएगा, कैसे आपको सारी बातें यहाँ बताई जाएगी। ठीक है, देखो ध्यान से, उपखंड ग करा कि स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक परिस्थिति कौन सी है। यानी स्वपोषी का मतलब ऐसा पोषण जो अपना भोजन क्या मतलब ऐसे जीव जो अपना भोजन स्वयं से बनाएंगे, उसे स्वपोषी कहेंगे। ठीक है, तो स्वपोषी जो पोषण है उसके लिए आवश्यक शर्तें यानी उसकी परिस्थितियां कौन कौन सी हैं, उनके अंतिम उत्पादन क्या है, यानी उनके जो अंतिम उत्पाद क्या है। ठीक है, किसकी बात कर रहा है भैया, अंतिम उत्पाद उसके क्या है, वो सारी बातें आपको बतानी है। ठीक है, इतनी बातें क्लियर होगी। बहुत सिंपल सा प्रश्न, चैप्टर 1 का दोस्तों प्रश्न है, और पहली हेडिंग है पोषण। ठीक है, जब आप पढ़ेंगे जब प्रकरण आपको पढ़ाया जाएगा पोषण, श्वसन, परिवहन, उत्सर्जन, जनन। ठीक है, तो पोषण में पढ़ेंगे, स्वपोषण आएगा, उसमें सारी बातें आपको बताई जाएगी। पेड़ पौधे किस प्रकार अपना भोजन बनाते हैं और कौन कौन सी चीज उनके लिए बहुत आवश्यक होती है, वो सारी बातें आपको उसमें बताई जाएगी। ठीक है, तो 2 नंबर का ये प्रश्न अति लघु उत्तरीय प्रश्न है। अब उसके बाद करा मानव के वृषण के कार्यों का उल्लेख कीजिए। यानी जो मानव है भैया उसकी जो वृषण है ना, उसके कार्यों का आपको उल्लेख करना है। बहुत ही सिंपल सा दोस्तों प्रश्न है जो कि आपको पढ़ाया जा चुका है। 2 नंबर का दोस्तों ये भी प्रश्न है। ठीक है, अति लघु उत्तरीय प्रश्न है। अब चलो ध्यान से अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखो ध्यान से, फिर क्या करा, ध्यान समझिएगा। करा छुई मुई पादप है, यानी जो छुई मुई पादप में गति तथा मानव टांग में होने वाली गति में क्या अंतर है।
यानी जो छुई मुई जो पेड़ पौधे होते हैं उनकी गति में, और जो मानव लोग होते हैं भैया उनके जो टांग होते हैं उन लोगों की मतलब उसमें होने वाली गति में क्या अंतर आपको बताना है। ठीक है, तो सिंपल सा प्रश्न आपको पता ही है, छुई मुई के पादप हैं भैया, उनके में गति में क्या अंतर, सिंपल सा है। और मानव का जो टांग है उसमें होने वाली गति में क्या अंतर है, तो दोनों की अंतर आपको समझ में आ गया होगा। चलो, अगर आपको ये नवा प्रश्न अगर आपको नहीं आ रहा है तो बताइएगा, मैं इस पर जरूर वीडियो बना दूंगा। अब ध्यान समझो, मैं इसके हर एक जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब पे मैं वीडियो डालूंगा ताकि आपको कहीं भी कोई दिक्कत ना हो, क्योंकि आपकी परेशानी को मैं समझ सकता हूँ। ठीक है, क्योंकि आपकी परेशानी को दूर करने के लिए तो मैं यहाँ बैठा हूँ। ठीक है, चलिए अब ध्यान से अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगर आपको ये नवा प्रश्न नहीं आ रहा है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे होंगे जिसको ये नवा प्रश्न नहीं समझ में आ रहा होगा, कौन सा प्रश्न कहाँ से दे दिया है। ठीक है, तो ध्यान समझिएगा, तो आपको बस सिंपल से कर दिया, मानव में लिंग निर्धारण कैसे होता है। सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सब दोस्तों, 4 नंबर का दोस्तों आया है। ठीक है, करेगा मानव में जो लिंग निर्धारण है वो कैसे होता है, वो आपको एकदम बेहतरीन तरीके से बताना पड़ेगा, और एकदम डायग्राम बना के आपको लिखना है ताकि कहीं भी कोई दिक्कत नहीं। दोस्तों बहुत सारे बच्चे लिख तो लेते हैं लेकिन डायग्राम नहीं बनाते। दोस्तों अगर आप बायोलॉजी पढ़ रहे हो ना तो आपको डायग्राम पे दोस्तों डेली प्रैक्टिस करनी है। हफ्ते में एक दिन जो संडे आता है उस संडे के दिन केवल आपको जैसे टारगेट रखो, चैप्टर 1 के डायग्राम बनाएंगे, अगले संडे को चैप्टर 2 का डायग्राम बनाएंगे, उसके बाद चैप्टर 3 का। जो 4 चैप्टर तो है, कौन सा ज्यादा प्रॉब्लम है। ठीक है, चलो थोड़ा थोड़ा डायग्राम बनाना शुरू करेंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखो ध्यान से, अब क्या कर 10 पर देखो क्या करा है कि ओजोन परत की क्षति हमारे लिए चिंता का विषय क्यों। आपको पता है कि अगर हमारे ऊपर से ओजोन परत की जो लेयर अगर हट जाएगी तो क्या होगा, बताओ ध्यान से, तो वहां से जो हानिकारक जो किरणें हमारे हाथों पड़ेंगे उससे क्या होगा, कैंसर होने, स्किन कैंसर होने का खतरा हो जाता है। ठीक है, करा है कि इसकी क्षति की सीमाएं के मतलब कदम उठाया जाएगा। करा है कि इस क्षति को सीमित करने के लिए क्या कदम उठाया जाए, यानी इसको रोकने के लिए कौन कौन सा भैया कदम उठाए ताकि ये जो ओजोन परत है वो नष्ट ना हो। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों अगला प्रश्न क्या करा है भैया, 11वां प्रश्न, वृषण यानी नेफ्रॉन की बात कर रहा है, सॉरी वृक्काणु कर रहा है, वृक्काणु जो मतलब नेफ्रॉन की बात कर रहा है। ठीक है, नेफ्रॉन की रचना, उसकी कार्यविधि का वर्णन विस्तार सहित कीजिए। ठीक है दीदी, आपको नेफ्रॉन के बारे में पूरी जानकारी पता है, बहुत ही सिंपल सा प्रश्न तो आपको समझाया मैं जा चुका हूँ। ठीक है, तो कहीं भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं, वो आप लोग उस वीडियो को देखे भी थे और आपको टॉपिक समझ में भी आया था। तो करा वृषाणु यानी नेफ्रॉन की रचना बतानी है और उसकी जो कार्यविधि का वर्णन आपको करना है। अब देखो उसके बाद अगर आपको ये प्रश्न नहीं आ रहा है तो आप क्या करेंगे, ध्यान समझिएगा, तो आपको भैया करना है पादप में जल और खनिज लवण के परिवहन मतलब वहन की कार्यविधि को क्या करना है, समझाना है। यानी पेड़ पौधों में जल परिवहन का काम कैसे होगा, पेड़ पौधे में खनिज परिवहन का काम कैसे होगा, तो वो सारी बातों को आपको एकदम विधि पूर्वक बता के एकदम अच्छे ढंग से लिख करके आना पड़ेगा, जो आपको दोस्तों लॉन्ग आंसर टाइप प्रश्न है। तो उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको सारी बातें समझ में आ गई होंगी और कहीं भी दोस्तों आपको कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा। ठीक है, चलिए दोस्तों, अगर दोस्तों ऐसे ही मॉडल पेपर आपको देखने हैं और सारी बातों को आपको समझना है कौन सा पेपर कितने नंबर का बोर्ड एग्जाम में आ रहा है और कौन सा किस टाइप से प्रश्न पूछा जा रहा है, ताकि आपको कहीं भी कोई प्रॉब्लम ना हो और आपका भी सपना है कि अपने माता पिता का नाम रोशन करना है और अपना नाम बोर्ड एग्जाम में एकदम बेहतरीन तरीके से नाम रोशन करना है और कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। दोस्तों अगर आप लोग अपना ठान लोगे ना दोस्तों, यदि आप किसी चीज़ को ठान लिए ना तो आपको करके ही रहना है और कभी ये मत, अगर आप जब शुरू कर दिए हो ना तो छोड़ो ही मत। अपने खुद से पूछा करो, अगर छोड़ना ही था तो शुरू काहे किया भैया, चीज़ें छोड़नी है शुरू ही क्यों की, शुरू ही मत किए होते। अगर आप शुरू कर दिए तो रुकिए मत, चल धीरे धीरे चलिए, लेकिन चलते रहिए। हर टॉपिक को क्लियर करते ही नहीं कि एक स्पीड से भाग जाए। ठीक है, तो कछुए की चाल से धीरे धीरे चलना और अपने मंजिल की तरफ हम लोग को जरूर से जरूर पहुंचना है। ठीक है दोस्तों, ऐसे ही शानदार वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें और दोस्तों हर विषय की तैयारी आपको इस चैनल पर कराई जाएगी, कहीं भी कोई भटकने की जरूरत नहीं है और बोर्ड एग्जाम का जो आपको सपना है वो हम आपका जरूर से जरूर पूरा कराने पूरी हेल्प आपको करेंगे। ठीक है, तो हम लोग आपको पढ़ाने के लिए पूरा एकदम जी जान लगा देंगे और आप लोग दोस्तों जी जान से एकदम मेहनत से पढ़िए ताकि कहीं भी कोई दिक्कत आपको ना हो। आपको मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में और नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम। आप लोग मन लगा के पढ़ाई करते रहिए।